चीन के तियानजिन शहर में एससीओ की 25वीं समिट होती है और इस समिट में भाग लेने के लिए इंडिया से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं। इसी समिट में नरेंद्र मोदी जी को मारने की पूरी प्लानिंग हो गई थी। बांग्लादेश के अंदर एक होटल में यूएस की स्पेशल फोर्स का एक ऑफिसर मृत पाया जाता है और उसकी छानबीन बांग्लादेश की पुलिस नहीं करती है, बल्कि यूएस असेंबली के कुछ ऑफिसर आते हैं और उस बॉडी के साथ साथ उसके सारे लगेज, सारे सामान को अपने साथ ले जाते हैं और ये खबर कहीं ज्यादा लीक नहीं होती है। वापस आने के बाद नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो अपने 11 साल के पूरे कार्यकाल में उन्होंने कभी नहीं दिया। उसके बाद उनके कैबिनेट के एक मंत्री पीयूष गोयल जी का एक स्टेटमेंट आता है कि हमारे सिर पे गन रख के आप हमारे साथ ट्रेड डील नहीं कर सकते। तो आखिर ऐसा क्या प्लान हुआ था चाइना के अंदर और उसका उस बांग्लादेश के होटल में मृत पाए गए ऑफिसर से क्या कनेक्शन था? आइए आज इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, इस पूरे मसले को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या थी ये पूरी प्लानिंग, कैसे ये प्लान किया गया था, कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा था और कैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बचाया गया। आप सबको पता होगा चाइना के अंदर 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ की बैठक हुई थी। एससीओ जिसका पूरा नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इस बैठक में भाग लेने के लिए कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और टॉप लीडर पहुंचे हुए थे, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। और इस मीटिंग पे पूरी दुनिया की नजर होती है, खासकर अमेरिका की, क्योंकि ये तीनों देश आज की डेट में अमेरिका के खिलाफ हैं और कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे के दोस्त बन रहे हैं। तो एससीओ समिट के पहले नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा थी। 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक की अपने यात्रा के दरमियान 29 और 30 अगस्त नरेंद्र मोदी ने जापान में बिताए थे और 31 अगस्त और 1 सितंबर उनका चाइना में बीता था। 1 तारीख की शाम वो वापस इंडिया रिटर्न हो गए थे और 2 तारीख को न्यू दिल्ली के अंदर सेमिकॉन समिट को उन्होंने अटेंड किया था। यह तस्वीर आप सबको याद होगी जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की थी और उस समय बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इस तस्वीर के बारे में यह कहा गया था कि व्लादिमीर पुतिन लगभग 10 मिनट तक कार में बैठे नरेंद्र मोदी का वेट करते हैं और जब मोदी होटल से बाहर निकलते हैं तो वो अपनी गाड़ी में ट्रेवल न करके पुतिन की गाड़ी में बैठते हैं और वो यात्रा जो 15 मिनट की थी वो इन दोनों ने 45 मिनट में पूरी की थी। उस बंद गाड़ी के अंदर इन दोनों की क्या बातचीत हुई ये किसी को नहीं मालूम। अब दूसरी तरफ बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर द वेस्टिन होटल के एक रूम में यूएस स्पेशल फोर्स का एक ऑफिसर जिसका नाम टेरेंस एरवेल जैक्सन था वो मृत पाया जाता है। बताया जाता है कि उसके ड्रिंक में कुछ पॉइजन मिलाया गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, मगर इसकी जांच बांग्लादेश की पुलिस नहीं करती है। इवन कि उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम भी बांग्लादेश में नहीं होती है। जब यूएस एम्बेसी को पता चलता है तो एम्बेसी से कुछ ऑफिसर आते हैं, ना सिर्फ उस बॉडी को बल्कि उसके साथ सारे लगेज को अपने साथ समेट कर ले जाते हैं और इवन ये बात लीक भी नहीं होती है। काफी टाइम लग गया इस बात को मीडिया में आते आते। ये जो टेरेंस एरवेल जैक्सन थे इनके बारे में कहा जाता है कि ये यूएस स्पेशल फोर्स के एक ऑफिसर थे और ये किसी मिशन पे बांग्लादेश में स्टे किए हुए थे और इन्हीं का कनेक्शन बताया जा रहा है CIA से था और ये पूरा गेम प्लान किया हुआ CIA का था। ये किस तरीके से था ये अभी तक डिकोड नहीं हो पाया है। उस समिट से वापस आने के बाद जब 2 तारीख को सेमिकॉन समिट को न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी अटेंड करते हैं तो उन्होंने बताया कि मैं जापान और चीन की यात्रा पर गया था। जब इस बात पर क्लैपिंग होती है, तालियां बजती हैं, तो कुछ पल के लिए रुकने के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, आप लोग तालियां बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था या मैं वापस आया हूं इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं। ये स्टेटमेंट उस समय वापस से मीडिया में बहुत जोरों से चली थी और लोग कह रहे थे कि इसके पीछे कोई तो वजह है क्योंकि आज तक नरेंद्र मोदी ने कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसके बाद रिसेंटली 24 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट के एक और मिनिस्टर पीयूष गोयल जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे सिर पे गन रख के आप ट्रेड डील नहीं कर सकते। ये साफ इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था क्योंकि अभी इंडिया का ट्रेड वॉर अमेरिका के साथ चल रहा है जहां इंडिया के ऊपर में 50% का टैरिफ लगा हुआ है और इसके ऊपर में कई दौर की बात अमेरिका से हो चुकी है। तो इन सब के बीच इस तरह के स्टेटमेंट आना अपने आप में काफी मायने रखता है। बात यहीं पे नहीं रुकती है।
इसके बाद नरेंद्र मोदी के जितने भी फॉरेन टूर हैं और खासकर जिसमें यूएस इंगेज है या यूएस की सीआईए जहां की सिक्योरिटी इंचार्ज है, इन सारे टूर को कैंसिल कर दिया जाता है। इवन रिसेंटली जो आसियान की बैठक होती है मलेशिया के अंदर, वहां भी नरेंद्र मोदी वर्चुअली प्रेजेंट होते हैं और इनकी जगह पर एस जयशंकर को मलेशिया भेजा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी टूर्स थे जिन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मलेशिया का टूर कैंसिल होता है उसमें रीजन ये दिया जाता है कि अभी फेस्टिवल का टाइम है और बिहार में इलेक्शन है। अब गौर करने वाली बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी जो एक दिन में कई सारी रैलियां करते हैं, जो विदेशों में समिट भी अटेंड करते हैं और इंडिया आने के बाद उसी दिन इंडिया में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रैली में भाग लेते हैं, वो नरेंद्र मोदी सिर्फ फेस्टिवल की वजह से या बिहार इलेक्शन की वजह से मलेशिया का अपना टूर कैंसिल कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, जो फेस्टिवल की बात की जा रही है, तो 26 से 28 तारीख तक ये समिट था और चूंकि उस टाइम पे छठ का त्योहार था तो ऑब्वियसली बिहार के अंदर कोई रैली नहीं हो रही थी। तो ऐसे टाइम पे रैली का एक्सक्यूज देके और नरेंद्र मोदी का वो प्लान कैंसिल करना कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर बात क्या थी। हालांकि इन सारे न्यूज का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, ना इंडिया की, ना चाइना की, ना रसिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इस तरह की घटना घटने वाली थी। लेकिन चूंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, कहीं ना कहीं हमने और आपने कई सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसके अंदर में हमें ये मालूम है कि जब इस तरह की बात होती है तो ये पब्लिकली बाहर कभी नहीं आ पाती है। यहाँ पे मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अपने देश के रॉ को जिन्होंने नरेंद्र मोदी की जान बचाई। और सबसे बड़ी बात कि ये इंटेल रसिया के पास थी। बांग्लादेश में जो ऑफिसर बैठा था उसके बारे में कहा जाता है कि वो बिजनेस पर्पज से यहाँ आया था, मगर हकीकत ये है कि उनका बिजनेस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो यूएस के एक ऑफिसर हैं, तो वो बिजनेस पर्पज से बांग्लादेश नहीं गए थे। अब एक बात और यहाँ पे निकल कर आती है, इंडिया के जितने भी अभी पड़ोसी कंट्री हैं, नेबर कंट्री हैं, वो सब अनस्टेबल हैं। बांग्लादेश में ऑलरेडी तख्ता पलट हो चुकी है, नेपाल के अंदर अभी तख्ता पलट हो चुकी है, मालदीव में सरकार बदल चुकी है, अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट हो चुकी थी, पाकिस्तान में भी इमरान खान को हटाकर फिर वापस से तख्ता पलट हो चुका है। तो हर एक कंट्री अभी अनस्टेबल है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इन सब में अमेरिका का नाम आता है और खास करके उसके सीआईए का। ये सीआईए से इंडिया की कभी नहीं बनी है। अगर आपको याद होगा तो हमारे देश के सबसे नामी गिरामी साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा के डेथ में भी कहीं ना कहीं सीआईए का नाम आता है। इंडिया ने अपना प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के रूप में खो दिया, उसमें भी कहीं ना कहीं सीआईए का ही नाम आता है। फिर हमने इंदिरा गांधी को खोया था और उसके बाद हमने राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर खोया था। अब इन सब के बाद अगले टारगेट पे नरेंद्र मोदी का होना कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट होनी चाहिए। अब अगर इन सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करके देख पा रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का कुछ स्टेटमेंट आता है, कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल का स्टेटमेंट आता है, दूसरी तरफ इनके सारे ट्रिप कैंसिल कर दिए जाते हैं, बांग्लादेश में जो घटना घटती है उसे सीआईए या यूएस एम्बेसी छिपाने की कोशिश करती है, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, जो उस गाड़ी के अंदर जो बातचीत हुई, क्योंकि उनकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा सेफ मानी जाती है, तो अभी कई सारे चैनल ये भी बता रहे हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन ऐसी भी आ रही है कि उस टाइम में जिस समय 1 तारीख को ये लोग चाइना के अंदर बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं एक थ्रेट था जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को पुतिन के साथ बैठाया गया। सबसे बड़ी बात कि इस थ्रेट की इंफॉर्मेशन पहले रसिया को ही मिली और रसिया की अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ के साथ मिलके बांग्लादेश के अंदर यूएस स्पेशल फोर्स के उस ऑफिसर को असैसिनेट किया है। अब एक और बात यहाँ पर निकल के आती है कि आखिर कौन है जो नरेंद्र मोदी को मारना चाहेगा और उससे किसी का क्या फायदा हो सकता है। इसमें कई सारे नाम आते हैं। सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। आप मानो या ना मानो, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसी या इंडिया की इंटरनेशनल स्ट्रेंथ पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। हो सकता है इंटरनली कई सारे मुद्दे ऐसे हों जिसे ये सरकार हैंडल नहीं कर पाई हो। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो आज इंडिया का रुतबा बहुत ज्यादा है और इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में पाकिस्तान की अगर हार हुई है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। तो एक थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है। हो सकता है कि सीआईए के उस ऑफिसर को पाकिस्तान ने अपने साइड से हायर किया हो। दूसरी बात आती है कि क्या इसमें चाइना का हाथ हो सकता है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी देश अपने यहाँ किसी दूसरे देश के लीडर को बुलवा के
उनको मारने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि इससे इंडिया और चाइना के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और चूंकि 6 या 7 सालों के बाद एक प्रधानमंत्री किसी देश में विजिट पे जा रहे हैं, अगर कुछ ऐसा होता तो न जाने कितने सालों के लिए एक बहुत बड़ी खाई इंडिया और चाइना के बीच में बन जाती। तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि इसमें चाइना का हाथ होगा। फिर बात आती है कि क्या कोई इंडिया की ऐसी एजेंसी होगी, कोई ऐसा संगठन होगा जो नरेंद्र मोदी को मारना चाहता हो, उनका भी काम हो सकता है। अब इसके बाद बात आती है कि क्या इसमें खालिस्तानियों का हाथ हो सकता है। देखिए, जो कि पिछले कुछ समय से इंडिया का कनाडा के साथ संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, और खासकर खालिस्तान समर्थकों की वजह से। कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थक या खालिस्तानी नेताओं के डेथ में नरेंद्र मोदी को प्राइम सस्पेक्ट बनाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने रॉ के थ्रू खालिस्तानी लीडर्स को असैसिनेट किया है। तो इस वजह से खालिस्तानी लोग भी नरेंद्र मोदी के पीछे हो सकते हैं। अगला नंबर आता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे। जहां तक उनके स्टेटमेंट आप देखेंगे, हालांकि ये बात है कि वो इंडिया से, रसिया से, चाइना से बहुत ज्यादा खफा है। इन तीनों की दोस्ती से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। और इवन जिस समय एससीओ समिट हो रहा था, उस समय भी उनके कई सारे ट्वीट्स आए थे, कई सारे स्टेटमेंट आए थे जो इन तीनों कंट्री के अगेंस्ट में आए थे। मगर एज ए प्रेसिडेंट कोई भी राष्ट्रपति इस तरह की हरकत नहीं करेगा। बहुत रेयर केस में ऐसी हरकतें देखने को मिल सकती हैं। तो आखिर फिर सीआईए किसके कंट्रोल में था? या तो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे कोई ऐसा बंदा है जो सीआईए को कंट्रोल कर रहा है, या तो कोई ऐसा पर्सन जो बाहर से सीआईए के किसी ऑफिसर को अपने साथ मिला के इस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को अभी तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है, और जब भी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है, इवन रॉ अगर कोई काम करती है या किसी भी कंट्री की इंटेलिजेंस अगर ऐसा कोई भी काम करती है, तो वो क्लासिफाइड और डिक्लासिफाइड होने में कई साल लग जाते हैं। क्योंकि वो क्लासिफाइड है, उसकी इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं होती है। तो इस केस में एग्जैक्टली ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था, बांग्लादेश में क्या हुआ, क्या खबर नरेंद्र मोदी को मिली, पुतिन के पास क्या एग्जैक्टली खबर आई थी, कैसे रशियन इंटेलिजेंस या इंडियन इंटेलिजेंस ने इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया है। मगर जितने भी डॉट्स अगर आप कनेक्ट करके देखोगे तो यही बात निकल के आती है कि कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट तो जरूर हुआ है। आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी इंडिया से बाहर नहीं जा रहे हैं? क्या वजह है कि जहां भी सीआईए सिक्योरिटी देख रही है, वहां नरेंद्र मोदी को जाने से रोका जा रहा है? आखिर इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है। इस वीडियो के अंत में मैं एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से या उनके देश के इंटेलिजेंस की वजह से, हमारे रॉ की वजह से आज हमारे नरेंद्र मोदी हमारे साथ हैं, देश का संचालन कर रहे हैं। अदरवाइज हो सकता है चाइना में कोई भी दूसरी दुर्घटना हो सकती थी, हो सकता है कि चाइना से हमारे लिए कुछ भी बुरी खबर आ सकती थी। तो इन सब को रोकने के लिए पुतिन का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके लिए एक सवाल है कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इस पूरे षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ होगा? कौन वो, या तो वो कोई कंट्री है या तो वो पर्सन है। आपको क्या लगता है कि आखिर वो कौन है जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।